हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए एनसीईआरटी पैटर्न पर है और ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ढंग से देखना है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स आएंगे, पहला पार्ट्स और दूसरा पार्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने बना रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें जैव प्रक्रम क्या होती है, मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लगा रखी है, आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है, अगर हम बात करें, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के शरीर को टूट फूट से बचाते हैं और अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे हमारा कभी हाथ कट जाता है तो आप देख थोड़ी देर बाद घाव भर जाता है, 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, और हर एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा चित्र और वीडियोग्राफी की मदद से। तो सबसे पहले अगर जैव प्रक्रम की बात करें, तो जैव प्रक्रम को हम तोड़े ना, तो जैव और फिर प्रक्रम। जैव में जीव आ जाते हैं, जैसे हम भी हैं, जीव जंतु भी हैं, ठीक है। तो जैव क्या होता है? जीव जो जीवित हों, जो सजीव हों, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में सम्मिलित कुछ प्रक्रियाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहला होता है पोषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर हम क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं। जो भी जीवित है, बिना श्वसन क्रिया के जीवित नहीं रह सकता कोई। अगर सांस लेना ही बंद हो जाए तो वो जीवित हो ही नहीं सकता, वो फिर निर्जीव हो जाएगा, है ना। वहन, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में, खून का ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का है ना। उत्सर्जन, फिर एक उत्सर्जन भी है, जैसे हमारा पसीना निकलता है, हमारा पेशाब निकलता है, हमारी पॉटी निकलती है, ये सब उत्सर्जन के पार्ट्स हैं। शरीर के विषैले जो भी तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। देखो, हर एक चीज़ को मैंने सिंपल डेफिनेशन करके लिखा रखा है, पहले आप चीज़ों को समझना और साथ ही साथ नोट्स पे बनाते हुए चलना। पोषण क्या होता है? देखो, पोषण में अगर हम बात करें, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखो, भोजन जब तक हम नहीं करेंगे, जैसे हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इन सभी में खाने के बाद पोषण की मात्रा हमारे शरीर में जाती है, उससे हमें वसा मिलता है, हमें प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो परिभाषा की अगर बात करें, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना, शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सभी चीज़ें हमारी पोषण कहलाती हैं, ठीक है। अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर का पूरा अच्छे से पोषण नहीं होगा, और पोषण नहीं होगा तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, हम पतले होंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, ठीक है। हमारे शरीर में नाना तरह की बीमारियां आ जाएंगी। तो अच्छा खाना, अच्छा पोषण शरीर के लिए, जीव के लिए ज़रूरी होता है। पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और रोग से रक्षा। ये 3 मेन चीज़ हैं पोषण का मेन उद्देश्य। देखो, जब हम भूख लगती है, अगर हमें खाना ना मिले तो हमें क्या होता है? हमें थोड़ा सा कमज़ोरी फील होने लगता है कि नहीं। तो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा क्या स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलता है। जैसे आप चाय पी लेते हो, बिस्किट खा लेते हो, तुरंत ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिनमें कार्ब्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन्स, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल और खनिज लवण से होता है। ये जो हम शरीर देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से मैं बीमार हूँ, 1.5 महीने से, तो मेरा शरीर घट गया है ना। अभी आप शरीर का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, पानी आपको ढेर सारा पीना होता है, खनिज लवण चाहिए होता है, तभी एक अच्छे शरीर का निर्माण होता है, ठीक। रोग से रक्षा, विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो कोई ना कोई रोग आ जाता है, तो तभी कहते हैं खाने में प्रॉपर विटामिन होना चाहिए, ठीक है। तो
जब प्रॉपर विटामिन होगा तो हमें रोगों से रक्षा करने में वो मदद करेगा। भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। अगर मैं बताऊं, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फिर वसा होता है, प्रोटीन होती है, खनिज लवण होता है, विटामिन होती है, जल होती है और मोटा चारा। ठीक है, ये सब होता है। तो इन सब के सोर्स भी आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं। ठीक है, 7 प्रमुख सोर्स होते हैं भोजन के। पोषण के आधार पर जीवों के समूह। तो 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। हम हैं परपोषी। परपोषी मतलब जो खाना दूसरों पर निर्भर करते हैं। आप कहोगे सर हम तो खाना खुद बनाते हैं किचन में जाकर। भाई किचन में तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें आटा चाहिए, तुम्हें सिलेंडर का जलाना है, तुम्हें तेल डालना है, ये दुनियादारी जो बाहर से हमें मिलती हैं, हम खुद नहीं बनाते, हमारा बॉडी नहीं बनाता। ठीक है ना। तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांट सकते हैं, एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो अगर टॉपिक्स आपके सारे क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन जाए, आराम से उसका उत्तर अपने शब्दों में दे सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, जितने भी स्वपोषी पोषण हैं वो सभी अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, है ना, इन सब से बनाता है। और किस क्रिया द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाता है। ठीक है, उदाहरण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। जो जितने भी पेड़ पौधे हैं ये स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी आता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया है। ये देखिए, ये हमारा पेड़ का एक पौधा का पत्ता ले लिया है मैंने, यहाँ से ये लाइट आ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और पानी भी इसको चाहिए होता है। ठीक है, और ये क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। क्यों? पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हानिकारक चीज़ें हैं, वो ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन जो अनमोल है वो हमें देता है फ्री फंड में। अगर आपको ऑक्सीजन की वैल्यू पता करनी हो ना, जब आप आईसीयू में भर्ती होते हैं तो पेशेंट को लगाया जाता है ऑक्सीजन मास्क, और वो कितनी महंगी होती है, एक सिलेंडर। और सोचो हमें पेड़ पौधे कितना फ्री फंड में दे देता है। तो उसका सोचो, अगर हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति का अच्छा उपयोग करना है, प्रकृति का मतलब है भगवान। ठीक है, आप भगवान की पूजा करते हो ना, तो पेड़ पौधों की भी पूजा करो, पेड़ पौधे लगाओ, ताकि आपका वातावरण हमेशा स्वच्छ रहे, आप भी स्वस्थ रहो, आपके आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बच्चे होंगे, आप नाती पोते जब आपके होंगे, वो सब भी स्वस्थ रहें। तो ये आपका दायित्व है, हमेशा पेड़ पौधे ज़रूर लगाओ। ठीक है, अनावश्यक कभी भी काटना पीटना नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह क्रिया जिसमें पौधे के हरा भाग में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। तो ये यहाँ पर लिखा है ना, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में ना क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अब लाइट सारी इतनी जल रही ना, मेरा जो चश्मा था वो खराब हो गया, सफ़ेद वाला, तो ये लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ये टॉपिक पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कच्ची सामग्री में क्या है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है जो पत्तियों पे ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो वायुमंडल में भरपूर मात्रा में उपस्थित है, और जल है, पानी। और ये पानी कहाँ से मिलता है? पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, क्योंकि मिट्टी में नमी होती है और उस नमी से जो जड़ होते हैं ना पौधे के, वो जड़ पानी को खींचता है।
अवशोषित करता है। तो ये कच्ची सामग्री होती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, ये भी आया था पिछले साल क्वेश्चन, और ये हर साल आता है। इसको याद कर लेना, 2-4 बार पढ़ोगे, 5-10 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या है? सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल। फिर हमारे पास पानी होता है, उसके 12 मोल। संतुलित रासायनिक समीकरण है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। फिर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और फिर क्या निकलता है? पानी। तो ये जो अभिक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख के। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो पत्ता होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो जो क्लोरोफिल होता है सूरज के प्रकाश को वो क्या करता है? अवशोषित करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसको रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जल का मतलब H2O। तो H2O से क्या होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बंटवारा हो जाता है, अपघटन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन हो जाता है। जो हम वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, उसको वो क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ये प्रोसेस चलता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। आगे आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार दोबारा देखें। मैंने डेफिनेशन, टॉपिक्स वगैरह एकदम आसान भाषा में रखे हैं, ताकि अगर आप नोट्स बना के दोबारा रिवाइज करो तो फट से समझ में आ जाए, बिना किसी टीचर की हेल्प से, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, काम छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान की तरह। क्या है? हरे पेड़ पौधों की पत्तियां, इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। ये आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। पेड़ पौधों के पत्ते हरे कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और उसी के कारण वो हरे दिखाई देते हैं। ये चीज़ जान लीजिए। उसके बाद पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या फिर हिंदी में कहते हैं हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अभी ये ध्यान रखिए, पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा में वो बदल जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है। ठीक है, ये चीज़ हमने इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ मैंने दोबारा से आपको नोट करके बता दिया। अब देखिए, पत्तियों में भी रंध्र होता है। रंध्र मतलब ना छोटे छोटे छेद होते हैं। हमारे बॉडी में भी रंध्र हैं। अगर रंध्र नहीं होते तो पसीना कहाँ से निकलता है, बताओ। ठीक है, तो हमारे मिट्टी में भी रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, अब ये रंध्र क्या होता है? ये पेड़ देखो, ये रंध्र है, मैं आपको समझाऊंगा ये चित्र में। अभी देखो, यहाँ से एक खुला हुआ रंध्र है, बंद हुआ रंध्र है। रंध्र स्टोमेटा कहते हैं इसको। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अगर सूक्ष्म छिद्र आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप सूक्ष्म दर्शी से देखोगे ना, तो छोटे छोटे छेद नजर आएंगे। ठीक है, उन्हीं छेद को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, वो किन के द्वारा किया जाता है? उन्हीं रंध्रों के द्वारा किया जाता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। जो गैस का आदान प्रदान, ले जाना ले आना, ठीक है, वो किन के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावा तने जड़ से भी होता है।
ठीक है। जो तना है, जैसे में ये पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ हैं, ये इसका तना है ना, तने द्वारा होता है, टहनियों द्वारा होता है, जड़ द्वारा भी होता है। ठीक है। तो ये देखिए रंध्र है, ये रंध्र का चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। ये देखिए ये हमारा रंध्र का छिद्र है, रंध्र छिद्र। ठीक है। इसे कहा जाता है द्वार कोशिकाएं। ठीक है। और ये हमारी हरा हरा दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, हरित लवक है। ये खुला हुआ रंध्र है, ये बुझा हुआ रंध्र है। ठीक, आगे बढ़े। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है ये भी जान लीजिए। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक आपको हर एक पढ़ना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप सोचोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपके सिलेबस से ही आएगा। अगर आप कोई भी टॉपिक स्किप करोगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन आ गए, फिर पछताते रहोगे, अरे यार काश पढ़ लेता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान छिद्रों के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। सबसे प्रमुख कार्य तो यही है, गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। जो जल निकलता है ना, वो किन के द्वारा निकलता है, रंध्र के द्वारा निकलता है। ये तो सबसे प्रमुख दो कार्य तो यही हैं। ठीक है। बाकी एक दो पॉइंट आप और बढ़ा के लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण। जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है। तो विषम पोषण क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण मानव व अन्य जीव। ठीक है। ये चीज आगे समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है। इनको एक करके मैं आपको समझाता हूं। मृतजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। जो मृतजीवी होते हैं ना, वो अपना भोजन जो ऑलरेडी मरे पड़े हैं उनसे भोजन बनाते हैं। उदाहरण जो फफूंदी होता है, जो कवक होता है, वो अपना भोजन मृतजीवी से बनाता है। ठीक। नेक्स्ट परजीवी पोषण। ये देखिए ये कितने सारे परजीवी हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये लाइस, टेक, या बहुत सारे मैंने लिखे, यहाँ चित्र दिख रहा है आपको, ये सारे परजीवी हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे पेट में कीड़ा होता है, ये जो कीड़ा है हम पे निर्भर कर रहा है, ये परजीवी है ना। तो देखिए परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कभी कभी जोक लग जाता है ना। तो ये जितने भी परजीवी हैं आपके शरीर के अंदर होंगे या बाहर होंगे, और आपसे ही आपका मतलब कोई भी जीव हो सकता है। मैं अपना उदाहरण देके बता रहा हूँ, किसी भी जीव के अंदर ये बाहर हो सकता है, और उससे के शरीर से वो अपना भोजन लेता है और उसको मारता नहीं है वो। ठीक है। उदाहरण जैसे चोक, अमरबैल, फीता कृमि। अमरबैल तो भाई आपने देखा होगा ना, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले एक ऐसा टाइम फेंक दोगे ना तो वो पूरे पेड़ पे फैल जाएगा और उस पेड़ को ही धीरे धीरे सुखा देता था। तो बहुत खतरनाक होता है यार। फीता कृमि जिसकी मैं बात कर रहा था, पेट के अंदर जो होता है ना भाई, बहुत डेंजर होता है फीता कृमि, है कि नहीं। जिसके अंदर फीता कृमि होगा ना वो बहुत पतला हो जाएगा डे बाई डे, जो भी खाएगा पिएगा बॉडी में लगेगा नहीं। इस बीमारी से मैं जूझ चुका हूँ। बचपन में मेरे को फीता कृमि की शिकायत बहुत थी और मैं बचपन में बहुत सूखा हुआ था एकदम। ठीक है। बट धीरे धीरे वो सही हो जाता है, डॉक्टर की दवाई लेनी होती है। गर्मी में नहीं लेते हैं, बरसात के टाइम में, ठंड में वो दवाई लेनी चाहिए, है ना। अगला है प्राणी संपोषण। तो इसमें क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है। जैसे अमीबा, जैसे हम मनुष्य। ठीक है। सारा कुछ शरीर के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अमीबा का चित्र ये होता है। ठीक है।
ये हमारी खाद्य धमनी है, ये हमारी क्या है, कुंचनशील धमनी है, ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा कोशिका द्रव्य है, ये हमारा पाचाप है। ठीक है, ये चीज़ तो प्रैक्टिस कर लेना अमीबा के चित्र बनाने की। और जब वाइवा वगैरह होता है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो ये चित्र बना के आप प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान चित्र है, फटाफट बन जाएगा और बहुत आसान टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तुम बता दोगे। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, जो आप बना के लिए जाते हो ना एग्जामिनर, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा एक इजी टॉपिक पकड़ो। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। देखो, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। हम कितने कोशिकीय? हम बहुकोशिकीय जीव है। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये जो अमीबा है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है और अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार बहुत ही बड़ा हो सकता है, जो नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। तो ये होता है आपका अमीबा। क्या होता है, किस संघ का होता है और कैसा आकार होता है, ये सब आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये केंद्रक है और ये इसका खाद्य पदार्थ बाहर है। तो अमीबा क्या करेगा, इसके पास जाएगा ऐसे, देखो ये इसका पक्षाप जो है ना, इसको घेर लेगा और इस पक्षाप खाद्य पदार्थ को घेर लेगा और धीरे धीरे इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। और ये वाला जो खाद्य पदार्थ है वो अंदर चला गया। तो इस तरीके से पोषण होता है। देखिए, अमीबा के कोशिकीय सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। अमीबा इन कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेता है, जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो बचा हुआ पदार्थ है ना, उसको वो बाहर कर देता है। तो इस तरीके से होता है अमीबा में पोषण। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की। ठीक है, कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ये देख लेते हैं। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। हमारी आहार नली यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर पेट में, है कि नहीं, आहार नली होगा जिसे हम पेट कहते हैं, होता है। आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। यहाँ से जाती है, यहाँ से होते हुए हमारे गुदा तक जाता है। ठीक है, बहुत लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिसको हम पढ़ेंगे, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है पोषण में। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, अंतर्ग्रहण होता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन, पाचन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी चावल, वो जब हम सुबह बाहर निकलता है तो रोटी चावल बाहर नहीं निकलता, कुछ और ही बाहर निकलता है, आपने देखा होगा ना। तो उसके बाद उस खाने का क्या होता है, अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है और फिर उसका बहिक्षेपण, यानी कि पॉटी करके हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इन चरणों में हमारा पोषण होता है और एक को हम डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए, अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को मुंह में लेना, पाचन, भोजन का पाचन करना। अवशोषण क्या होता है, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। स्वांगीकरण में क्या होता है, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना, ये होता है स्वांगीकरण। और उसके बाद बहिक्षेपण में आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे हुए भाग का त्याग कर देना। तो ये प्रोसेस है। पाचन, सबसे पहले बात करेंगे पाचन, डाइजेशन के बारे में। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को
विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से, ठीक है, एंजाइम क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इनकी सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। देखो हम खाना खाते हैं, खाने का जो पाचन की अभिक्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में क्या होता है, देखो लार होता है, लार में भी एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के को निकलने में, भोजन के पाचन में हेल्प करता है। हम जितना भी खाना अच्छे से पका लें, जितना भी साफ सुथरा करके रख लें, उसमें बैक्टीरिया ज़रूर होगा ही होगा, लेकिन हम हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए। और बैक्टीरिया वाला अगर खाना खा भी लेते हैं, हल्का फुल्का अगर है उसमें, तो हमारे पेट में होता है एसिड HCl, उस बैक्टीरिया को वो मार देता है वहीं पर, और फिर हम बीमार नहीं पड़ते। ठीक है, पेट में एसिडिटी का लेवल मेंटेन रखना चाहिए। अगर बढ़ गया तो दर्द होगा, अगर घट गया तो पाचन क्रिया अच्छी से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये जो कार्य करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है, ये सारा कार्य। लेकिन भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम और पाचक रस की सहायता से उसे वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, पाचन। ठीक है, डाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नोट है इंपॉर्टेंट। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। पाचन उन्हीं का होता है जो बड़े टुकड़ों में होते हैं, जो छोटे टुकड़ों में उनका कभी पाचन नहीं होता है। यहाँ मैंने नोट करके लिखवा दिया है। उसके बाद भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। ये नोट करके आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो पाचन तंत्र, इसका ये जो चित्र है बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र है जो एग्जाम में बार बार बनाने के लिए आता है, इस साल भी पूछा गया था। ठीक है, तो चित्र इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये हमारा ये चित्र है ना, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये हमारी जीवा है, ये हमारा मुंह है, ये ग्रसिका है, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा आमाशय है, पेट, ये हमारी क्षुद्रांत है, ये हमारा बड़ा वाला बृहदांत्र है, ठीक है, ये गुदा जहाँ से पोटी निकलता है, ये हमारा परिशेषिका है, ये अग्नाशय है, ये यकृत कहते हैं लीवर को, ये हमारा पित्तरस है, पित्तनली है। तो ये प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस चित्र की, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए पाचन तंत्र, आहार नाल, देखिए ये हमारा पूरा आहार नाल है। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। देखो आहार नाल ना, यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ से होते हुए ये होते हुए यहाँ तक आता है, ये पूरा आहार नाल है। ठीक है, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट है। ठीक है, देखो यहाँ इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से खाना जाएगा, ये खाना खाया, देखिए ये यहाँ आहार नाल पे गया, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, पेट से होते हुए, फिर यहाँ पोटी कर देते हैं हम। ठीक है, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट की होती है, हमें पता नहीं लगता। अगर सारी अतड़ियों को हम निकाल देना 32 फीट लंबा होगा, 32 फीट। ठीक, तो आहार नाल के जो मुख्य भाग हैं वो है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। इनको तो जरूर दिखाना है यहाँ पर चित्र जब बनाओगे। तो मुख गुहा ये देख सकते हैं, खाना जहाँ से स्टार्ट खाते हैं। मुख आहार नली का मुख्य द्वार है, जो एक खाली जगह होता है ना, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, यहाँ आपका जीभ है, लार ग्रंथि है, दांत है मुंह के अंदर, और यहाँ से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका दांत है। दांत का क्या कार्य होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों, जो बड़े बड़े होते हैं उनको चबाते, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना चाहिए। सबसे मेन काम होता है बड़े को सरल छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना।
सो देखो वीडियो का स्टॉप हो गया था क्योंकि मैं DSLR से शूट करता हूँ ना, आधे घंटे में बंद हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो देखो मैं ये पढ़ा चुका था, आई डोंट नो क्या हुआ, लार ग्रंथि में ना एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हम लाला रस कहते हैं, और इस लाला रस में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है, और टॉयलिन और डाइस्टेज एंजाइम जो होता है स्टार्च को पचाकर शर्करा में बदलता है। जो भी हमारे भोजन में स्टार्च होता है ना, उसको वो पचाकर शर्करा में बदल देता है, ये उसका मेन काम है। और म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। अगर भोजन बिना चबाए, कई बार सुना होगा, कई बार लोग खाना ऐसे ही निगल जाते हैं, चबाते नहीं है, तो इस स्टेज में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। मेरे जो एक दादाजी हैं, वो खाना खाते वक्त मर गए, उनको कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है, उनके गले में खाना अटक गया, ख़त्म। क्योंकि गले की जो नली होती है वो बहुत पतली होती है, हम इतना इतना खाना लेते हैं और अगर उसको हम खा जाएंगे ऐसे ही तो वो गाना यहाँ अटक जाएगा। इसीलिए भोजन को चबाना चाहिए। चबाने से क्या होता है, वो छोटे छोटे सरल टुकड़ों में बदल जाते हैं। हमारे मुंह में जो लार होता है वो मुंह में ही उसका पाचन शुरू कर देता है, उसको चिपचिपा बनाता है और निगलने में आसानी होती है, ठीक है। तो आजकल तो क्या है, फूड ब्लॉगर्स के ट्रेंड है, आप देखते हैं जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं ना, वो आपको क्या बोलते हैं, चौसे वो बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बनना है क्योंकि उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे, आजकल तो न्यूज़ में भी आ रहा है कई लोगों की डेथ भी हो रही है। तो ऐसे फालतू के जो भी आप देखते हो ना चैलेंज वैलेंज, इनके चक्करों में मत पड़ना। सबसे जीवन, आपका जो जीवन है वो सबसे अनमोल है। आप अपने माता पिता के सबसे बड़े प्यारे हो, लाडले हो और उनकी उम्मीद हो। तो इन फालतू चक्करों में बढ़कर अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है जीभ। पत्ते के आकार की एक मांसपेशी होती है कि नहीं आपके पास जीभ। जीभ क्या होता है, स्वाद का अनुभव करता है, हमें खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कौन बताता है, जीभ। और वो संकेत भेजता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क फिर हमें बताता है। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने और उसमें लाल रस के मिलाने का कार्य करता है। हम ऐसे जब करते हो ना तो खाना इधर से उधर जाता है, ठीक है, वो हेल्प करता है, और जो मुंह में जो रस है हमारा लाल, उसके साथ खाने में भी चिपकता है। तो ये इसका मेन काम है। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेलती है। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो हमें भोजन का स्वाद बताती हैं। इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद का पता चलता है। तो ये कार्य होता है जीभ का। फिर ये जो ग्रास नली है, देखो ये हमारी पूरी ग्रास नली है, ठीक है। तो ग्रासा नाल या ग्रास नली या ग्रसिका, ठीक है, इसके कई नाम है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशी नली होती है, ठीक है। यह श्वसन मार्ग व आहार नली के बीच का एक स्विच का कार्य करती है। ये श्वसन मार्ग भी है हमारा और ये आहार नाल है, ये एक स्विच का कार्य करती है, ठीक है। ग्रसनी वायु व भोजन दोनों का ही साझा मार्ग है। वायु भी यहाँ से, ऑक्सीजन भी यहाँ से अंदर जाती है और खाना भी जाता है। एपिग्लॉटिस भोजन को निगलने समय घाटी द्वार ग्लॉटिड्स को बंद कर देता है। इस द्वार को ना ये अंदर धकेल के ये बंद कर देता है, ठीक है। और यह सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये हम खुद से नहीं, अनैच्छिक क्रिया। तो ये जो होता है ना, ये बंद हो जाता है और खाना अंदर चला जाता है। अगर ये खाना इसमें घुस जाए, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जान जा सकती है। इसके बंद होने पर भोजन इसके ऊपर होता हुआ ग्रास नली इसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आमाशय, हमारा पेट। ये हमारा पेट जो है इसे आमाशय कहते हैं। पेट ना ऐसा होता है, ये पूरा हमारा पेट नहीं है, इसमें अंदर अतड़ियाँ वतड़ियाँ भी ऐसे हैं, ऐसे छोटी क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ियाँ छोटियाँ जिसे कहा जाता है आम भाषा में, ठीक है। यहाँ पर हमारा खाना आता है। लोग खाना कैसे खाते हैं, ठूस ठूस के भरेंगे यहाँ तक। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं।
देखो भगवान सब कुछ बना के भेजा है। जब भी आप खाना खा रहे हो, आपको एक हल्की सी डकार जब आ जाती है ना खाना खाने में, यानी कि आपका पेट भर गया है। और वो डकार कब आती है? जब आपका खाना यहाँ तक भरा होता है, ठीक है, तब आपको डकार आएगी। पूरा पेट भर के खाओगे तो खाने का पाचन ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो भी आपने खाना खाया है उसका पूरा पोषण शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, विटामिन है ना, ये सब नहीं ले पाएगा। इसीलिए जब भी वो डकार आ जाए खाना रोक दो, लेकिन डकार के बाद भी लोग ठूसते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है, अगर आपको आपके पेट को अच्छा हेल्थी रखना है तो। आमाशय का जो आकार एक बैग की तरह होता है, जो भोजन को संग्रहित करने और पचाने दोनों का कार्य करता है। खाना आकर इकट्ठा यहीं पे होता है, इकट्ठा होने के साथ साथ पाचन भी यहीं से होता है। हमारे पेट में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। देखिए ये है कार्डिया, ये हमारा है फंडस, ठीक है, और ये है पाइलोरस, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे कहते हैं अंट्रम, और ये इसकी पूरी बॉडी हुई, ठीक है। ये 3 पार्ट में आपको ज़्यादा दिखाना है पेट में। अब इनके क्या कार्य होते हैं? देखो मैं हर चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ, हर एक चीज़। मैं ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ये पेट में खाना ज़्यादा बच जाता ख़त्म कहानी, नहीं, हर एक चीज़ का डिटेल में वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। बात करते हैं कार्डिया। कार्डिया से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। भोजन को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ेगा और अगर उसमें कोई कीटाणु मौजूद है तो उसको भी वो खत्म कर देगा, क्योंकि HCl एसिड है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। फिर बात करें फंडस। यह आमाशय के बीच का भाग होता है, जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं, ठीक है। फंडस आपने देखा होगा, ये हमारा फंडस, ठीक है। ये भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है हमें, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा चुभन होने लगता है जब हम भोजन नहीं करते। पेट में जब भूख लगती है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, भाई चूहा कूदता नहीं है वहाँ पर, वहाँ आपको चुभन होती है। किसकी वजह से? इस फंडस की वजह से, इस रूजी की वजह से। तो ये है भाई चूहा, जिसे आप कहते हो। फिर है पाइलोरस। पाइलोरस का क्या होता है? पाइलोरस में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस किससे निकलता है? जठर ग्रंथि से निकलती है। और जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। दूध का पचा हुआ रूप दही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूध हम जो पीते हैं वो अंदर जाके दही बन जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये इसका काम है, रेनिन का और पेप्सिन का, ठीक है। और रेनिन और पेप्सिन कहाँ में मिलते हैं? जठर रस में मिलते हैं। अगली बात करें क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत की बात करेंगे सबसे पहले। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आंतें हैं, तो ये हमारी छोटी आंत है। और जो मल द्वार से होता हुआ जाता है वो बड़ी आंत होती है। देखिए छोटी आंत के ना 3 भाग होते हैं, एक ड्यूडिनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम, ठीक है। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। ये देखिए जेजुनम, इलियम और ड्यूडिनम, ये इससे हैं 3 पार्ट। अब ये देखिए क्या होता है, आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। पेट से भोजन कहाँ आएगा पचते हुए? इन क्षुद्रांत में आएगा। और इन क्षुद्रांत से होते हुए, जो कि 32 फीट लंबा है, खाना हमारा सबसे पहले पेट में जाता है और इन क्षुद्रांत से होते हुए यूं पाचन होते होते सुबह पीले एक रंग में निकल जाता है कि नहीं? कभी कभी किसी का काला भी हो जाता है, वो बात की बात है।
क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, कुंडलित मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, यूं यूं मुड़ा मुड़ा है, इसके कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होता है। मतलब एक तरीके से नहीं, यूं मुड़ा उड़ा है ना जलेबी की तरह। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो जो संपूर्ण रूप से जो पाचन है ना, वो इन छोटी आंतों में ही होता है। ओके, अब ये इनकी कार्य बताते हैं। ड्यूटीनम क्या करता है? ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई ड्यूटीनम, ये जो हिस्सा है ये क्या है भाई? ड्यूटीनम है। पहला भाग होता है क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत मतलब हमारा लीवर तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जजुनम, बीच वाला, ये होता है जजुनम। ठीक है, ये क्या होता है? ड्यूटीनम और इलियम के बीच के भाग को जजुनम कहते हैं। यह भोजन आने के लिए जगह देता है कि भाई भोजन आ जाओ, स्पेस देता है उसको। इलियस क्या करता है? सबसे लास्ट वाला पार्ट ये है इलियस। ठीक है, ये क्या करता है? इलियम या छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलते रहते हैं जो भोजन को पूर्णतः पचा देता है। अंतिम स्टेज वही होती है। तो ये तीनों स्टेज में इनके कार्य होते हैं। ये आप अच्छे से लिख लेना। देखो, मैंने किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा नहीं रखा है, सिंपल वर्ड्स में रखे हैं ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएं और आप एक बार दोबारा रिवाइज करो तो आपके मन में फट से चीज़ें आ जाएं। अब हम बात करते हैं यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। ठीक है, जो दारू वारू पीते हैं ना, उनका लीवर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है, अच्छा खाना पीना खाना है, तो आपको हमेशा अपने लीवर की ख्याल रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना है जिससे आपका लीवर डैमेज हो या आपका किडनी डैमेज हो। ठीक है, ये दो अनमोल चीज़ें हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका जो भार होता है 1.5 kg का होता है। यहाँ पर होता है हमारा लीवर इस तरफ। ठीक है, और ये 1.5 किलो का होता है। देखो, कई बार लोगों का लीवर खराब हो जाता है, और लीवर खराब मैक्सिमम केस में जो 40+ के लोग होते हैं उनका ही खराब होता है मैक्सिमम केस में। और एक बार लीवर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है, 50-60 लाख रुपए लगते हैं लीवर ट्रांसप्लांट में। तो एक गरीब की तो बात की बात ये है नहीं, हम जैसे गरीबों की। तो क्या होता है, अगर लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे मेरा लीवर सही है और मेरी एज कम है, जैसे 20 साल 25 साल का हूँ, तो मैं अपना आधा लीवर काट के मैं उसको दूंगा। जिसको मैं दूंगा, जितना मैंने लीवर दिया है उसको उतना ही वो रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन जिसने लीवर दिया है उसने आधा दिया है, लेकिन कुछ समय बाद वो लीवर उसका पूरा फिर से बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो किसी के साथ। मैं ये दुआ करूँगा, अच्छा खान पान रखोगे तो अब कभी ऐसा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल एक चीज़ और हो रही है, किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पानी रेगुलर पीना है और पेशाब ज़्यादा करना है। पेशाब को होल्ड करके नहीं रखना है कभी भी। ठीक है, पोटी को होल्ड करके नहीं रखना होता है कभी भी, इससे भी डैमेज होता है। पेशाब करने से याद हमारे शरीर के जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ, वो बाहर निकलते हैं। तो पानी ज़्यादा पियोगे, फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, सही रहेगा सब कुछ। ये चीज़ ध्यान रखो। हमारे गांव में 2 से 3 लोगों की डेथ हो गई किडनी फेलियर से, और किडनी फेलियर बड़े बड़े नेता लोगों को भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पानी अच्छे से पीना है। तो इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा रहता है पित्ताशय में। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है, लीवर के ठीक नीचे होता है पित्ताशय। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। जो पेट में HCl होता है, भोजन को एसिडिक नेचर का बना देता है। अतः ड्यूडीनम में जाने से पहले पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, जब भोजन ड्यूडीनम में जा रहा है तो ये जो पित्त है उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH का जो मान होता है 7.8 से 8.5 तक, 7 से बड़ा यानी कि क्षारीय
होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। तो ये काम होता है कहाँ, किसका, पित्ताशय का। मेन काम है क्षारीय बनाना खाने को। फिर बात करते हैं पैनक्रीज, अग्नाशय का क्या कार्य होता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों का सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं और ये भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। ठीक है, ये जो अग्नाशय होता है सभी टाइप के खाने को वो पचा सकते हैं। मेन पहला जो होता है वो है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। फिर बात आती है एमाइलेज की, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। और फिर आती है लाइपेज, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, जो पित्ताशय के आने के बाद खाना हमारा पायसीकृत के होने के बाद ऐसा हो जाता है ना, फिर वो उसको तोड़कर किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, लाइपेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आज ये चैप्टर पढ़ना है तो इसके अगले 3 दिन बाद फिर पढ़ना है, उसके 4 दिन बाद फिर पढ़ना है। जब ये प्रोसीजर आप बार बार पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अच्छा स्टूडेंट अगर आपको टॉपर बनना है तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट की होती है। ठीक है, ये मेरा सीक्रेट भी था। जितने भी अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं उन सबका सीक्रेट क्या है, रिवीजन। आम बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। और जो शुरू से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हर हफ्ते में रिवीजन करते रहते हैं हर विषय का, और एंड में जाके उनके टॉपर बन जाते हैं वो। यही एकमात्र फर्क होता है आम और टॉपर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है मैंने नोट करके। देखो, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या है, खाना खाने के पहले पानी पियो, खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पियो जिससे निगलना है, और खाना खाने के बाद तो पियो ही नहीं 1 घंटे तक। पीना है तो 1-1.5 घंटे बाद पियो। अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो पानी जाने के कारण आपका खाना तैरने लगेगा। ठीक है, और वो फिर पचेगा नहीं, फिर वो सड़ेगा। सड़ने में और पचने में अंतर है, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज़ हमेशा हैबिट में डालो। हो सकता है आप अभी ना खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी जाते हो, ये हैबिट में हो, इस हैबिट को बदलो। अगर आपको पाचन क्रिया अच्छी रखनी है, ठीक है, तो ये चीज़ हैबिट में डालो। खाना खाने से पहले पानी पियो, खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा घूंट पियो, और खाना खाने के बाद पियो ही मत। पीना है 1 घंटे के बाद। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं होता है। पानी पियोगे आपके पेट के अंदर, मुंह के अंदर सारे एंजाइम पतले हो जाएंगे, और फिर वो पाचन क्रिया में आपकी सहायता अच्छे से नहीं कर पाएंगे। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है, और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। आपने जब भी देखा हो खाना खाने के बाद, चाहे वो दोपहर हो या रात हो, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तुरंत नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ सारा जो खून है वो आमाशय की तरफ चले जाना लगता है, और माइंड में ब्लड की कमी होने लगती है, और इसी वजह से हमें नींद आने लगती है, जिसके कारण हमें नींद आती है। तो ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। अगला क्वेश्चन है, अगला टंग किसका कार्य है, बड़ी आंत का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये वाला हिस्सा। इसका क्या कार्य है, बड़ी आंत यहाँ से। ठीक है, तो बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। जो भोजन नहीं पच पा रहा है उसको यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ जल का अवशोषण होता है, चूँकि बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है और कब्ज की शिकायत हो जाती है। आप टॉयलेट में जाके ऐसे ऐसे करते हो ना, तो यही है। पानी पीना चाहिए, पानी पीने से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आपके शरीर में कभी रोग होगा ही नहीं अगर आप रेगुलर पानी पी रहे हो, टाइम टाइम पे शौच कर रहे हो। अगर आप शौच को रोक के रखोगे वो सूख जाएगा, और सूख जाने पर यहाँ जब जम जाएगा ना तो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और वो हटता नहीं है कब्ज़। ठीक है,
तो ये हमेशा पानी पियो। यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है और कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। गुदाद्वार, गुदाद्वार आप देखते हैं ना, ये यहाँ पर होता है जहाँ से पॉटी निकलता है। देखो बृहदांत्र में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो गाइज आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 1 में 50 मिनट 60 मिनट का एक वीडियो बना होगा आई थिंक, तो यहाँ तक रहते हैं। पार्ट 1 में ना ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। इतना जो भी आपने पढ़ा है इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। पार्ट 2 में बाकी जितना भी पोर्शन बचा हो वो मैं ऐड कर दूंगा, एंड उसके अगले वाले वीडियो में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना वो आसान शब्दों में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। हर चीज़ को हमने डिटेल में समझाया है और आसान शब्दों में समझाया है। ठीक है ना, और नोट्स ज़रूर बनाना है प्रॉपर। ठीक है, अगला वाला जो हिस्सा है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन से स्टार्ट करेंगे, श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, हर टाइप के चीज़ ये बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो हर जगह, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बाकी मैंने विज्ञान के साथ साथ मैथ्स पूरा पढ़ा रखा है नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में।